हेलो स्टूडेंट्स, ह्यूमन रिप्रोडक्शन के अध्याय में आज इस वीडियो में हम अध्ययन करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। तो ह्यूमन के मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का अध्ययन करने से पहले इसकी कुछ इवेंट्स, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से संबंधित कुछ इवेंट्स हैं या कुछ टर्म्स हैं, उनसे इंट्रोड्यूस होना जरूरी है। सबसे पहला टर्म है विविपेरस। तो विविपेरस क्या होता है? द एनिमल्स विच प्रोड्यूस यंग वंस, उन्हें विविपेरस कहते हैं। दूसरा टर्म है प्योवर्टी। प्योवर्टी मीन्स टू अटेन सेक्सुअल मैच्योरिटी, या इन अदर वर्ड्स वी कैन से ए स्टेज ऑफ फिजिकल मैच्योरेशन इन विच एन इंडिविजुअल बिकम्स फिजियोलॉजिकली कैपेबल फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब ये भी समझ लेते हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स क्या होते हैं। तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स वे होते हैं जो हार्मोन भी प्रोड्यूस करते हैं, सेक्स हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं और गैमेट्स प्रोड्यूस करते हैं। जैसे ह्यूमन में जो मेल के जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स टेस्टिस होते हैं, क्योंकि वो मेल सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस करते हैं और मेल गैमीट स्पर्म प्रोड्यूस करते हैं। इसी प्रकार से ह्यूमन के जो फीमेल में जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स होते हैं वे ओवरीज होते हैं। वे एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन सिक्रीट करते हैं, वहीं फीमेल गैमीट भी रिलीज करते हैं। तो ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स हैं जो गैमीट्स और हार्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं। अब सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स के बारे में मैं बताऊंगा आपको कि वे एसेसरी ऑर्गन्स होते हैं जो गैमीट तो प्रोड्यूस नहीं करते, लेकिन जो रिप्रोडक्टिव प्रोसेस है उसमें बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जैसे मेल में जो पेनिस है, एपिडिडाइमिस है, वास डिफरेंस हैं, ये सभी जो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स कहलाते हैं। इनका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है रिप्रोडक्शन में, अभी हम बताएंगे इस वीडियो में। और इसी तरह से जो फीमेल में जो वल्वा है, एक्सटर्नल जेनिटेलिया है और यूटरस है, वेजाइना है, ये सभी सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स कहलाते हैं। अगला टर्म है, एक इवेंट होती है गैमीटोजेनेसिस। गैमीटोजेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स। तो स्पर्म का फॉर्मेशन होता है उसे स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं, और ओवम का जो फॉर्मेशन होता है उसे oogenesis कहते हैं। अर्थात मेल गैमीट या स्पर्म का बनना स्पर्मेटोजेनेसिस, फीमेल गैमीट या ओवम का बनना oogenesis कहलाता है। इसके उपरांत इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन का मतलब यह है कि जो स्पर्म को फीमेल के जेनाइटल ट्रैक्ट में इंट्रोड्यूस करा देना या पहुंचा देना, ट्रांसफर करा देना स्पर्म को, ये इंसेमिनेशन कहलाता है। किसी फीमेल को इंसेमिनेट किया जाता है तो उसके जेनाइटल ट्रैक्ट में सीमन को अर्थात स्पर्म को पहुंचा दिया जाता है। इंसेमिनेशन के बाद एक इवेंट होती है फर्टिलाइजेशन, जहां पर मेल और फीमेल गैमीट जब फ्यूज हो जाते हैं उसे फर्टिलाइजेशन कहते हैं। फर्टिलाइजेशन रिजल्ट्स द फॉर्मेशन ऑफ जायगोट। और भी जायगोट से एक अगली स्टेज है जो मोरूला, वो आगे डेवलपमेंट में मोरूला ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं। तो ब्लास्टोसिस्ट क्या है? स्टेज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। इसी तरह से मोरूला होता है, ब्लास्टोसिस्ट, ये आप आगे अगले जो वीडियोस हैं उनमें आप अध्ययन करेंगे इसका। इसके बाद इम्प्लांटेशन। जो ब्लास्टोसिस्ट है वो यूट्राइन वॉल में सिंक हो जाता है न्यूट्रिएंट लेने के लिए, फर्दर डेवलपमेंट के लिए। इस घटना को कहते हैं इम्प्लांटेशन, अर्थात अटैचमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट विद यूट्राइन वॉल। और डेवलपमेंट हो जाता है, एम्ब्रियो बन जाता है। उसके बाद डेवलपमेंट के बाद ये पूरी जो कंसेप्शन से लेकर, अर्थात कंसेप्शन का मतलब ये फर्टिलाइजेशन के बाद जो कंसेप्शन हो जाता है, गर्भधारण जिसे कहते हैं, जब से लेकर और बच्चे के जन्म तक की जो स्टेज है, फ्रॉम कंसेप्शन टू द बर्थ ऑफ यंग वन, तो यह ड्यूरेशन कहलाता है गेस्टेशन। एक इंपॉर्टेंट टर्म है, एक इवेंट है गेस्टेशन। गेस्टेशन हिंदी में गर्भावधि, गर्भ की अवधि कहते हैं। यह ह्यूमन फीमेल में अबाउट 280 डेज होती है। और अंत में क्या होता है? पार्चुरेशन। तो पार्चुरेशन मीन्स होता है बर्थ ऑफ यंग वन,
अर्थात जब फीमेल एक बच्चे को जन्म दे देती है उसे कहते हैं पार्चुरेशन। तो लेट्स वी डिस्कस अबाउट द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ इन ह्यूमन बीइंग्स। इस वीडियो में हम अब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे आ जाते हैं। तो ह्यूमन के मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मैंने कंपटीशन एग्जाम में भी जैसे देखा है या फिर बोर्ड एग्जाम में भी देखा है, मोस्टली टेस्टिस में से ज़्यादा प्रश्न बनते हैं, इसलिए मैं टेस्टिस के बारे में डिटेल में बताना चाहूँगा। तो सबसे पहला जो ऑर्गन है इसका प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स, नंबर 1 टेस्टिस। ये मैं बता दूं, ये टेस्टिस है सिंगुलर और टीईएस इसे प्लूरल कहते हैं। यह प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है मेल के। यह स्पर्म भी, जैसा भी बताया मैंने, मेल गैमीट भी प्रोड्यूस करते हैं और एक मेल सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन भी प्रोड्यूस करते हैं। और आप देख रहे हैं ये एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर स्क्रोटम में स्थित होते हैं। वैसे इनका जो निर्माण होता है जब जो मेल है और उसमें फीटल कंडीशन में होता है, तो फीटल कंडीशन में जो टेस्टिस का जो निर्माण होता है वह एब्डोमिनल कैविटी में ही होता है और नीचे स्क्रोटम का निर्माण हो जाता है। और ये एब्डोमिनल कैविटी और स्क्रोटम एक इंगुइनल कैनाल के द्वारा आपस में, जो एक इंगुइनल कैनाल है, तो इंगुइनल कैनाल, तो इंगुइनल कैनाल, ये टेस्टिस आर रिमेन एसोसिएटेड विद एब्डोमिनल कैविटी थ्रू ए स्पर्मेटिक कोड और स्पर्मेटिक कोड पासिंग थ्रू इंगुइनल कैनाल। ये इंगुइनल कैनाल जो है एब्डोमिनल कैविटी और स्क्रूटम के बीच में स्थित होती है। तो दो इंगुइनल, राइट और लेफ्ट जो इंगुइनल कैनाल हैं। अब फीटल कंडीशन में निर्माण तो इनका एब्डोमिनल कैविटी में होता है, मगर जैसे ही 7वें महीने में जो डेवलपमेंट की स्टेज होती है ये डिसेंड हो जाते हैं स्क्रूटम में परमानेंटली। और इस डिसेंड, अगर ये डिसेंड नहीं होते हैं तो इस कंडीशन को कहा जाता है जो क्रिप्टोकिडिज्म। इस कंडीशन को क्रिप्टोकिडिज्म, इट मींस ये है, क्रिप्टोकिडिज्म का मतलब है फेलियर ऑफ टेस्टिस टू डिसेंड द स्क्रूटम, तो इसे क्रिप्टोकिडिज्म कहते हैं। तो ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है, ये आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी क्यों स्थित होते हैं स्क्रूटम में। तो स्क्रूटम इनको एक लोअर टेम्परेचर 1 to 3 डिग्री सेंटीग्रेड जो स्पर्म के निर्माण के लिए एक फेवरेबल होता है, क्योंकि स्पर्म का जो फॉर्मेशन होता है वह थोड़ा सा बॉडी टेम्परेचर से थोड़ा सा कम टेम्परेचर पर होता है, इसलिए टेस्टिस ये दे आर लोकेटेड आउटसाइड द बॉडी। तो अब हम टेस्टिस की स्ट्रक्चर यहाँ पर ड्रॉ करेंगे और इसको बताना स्टार्ट करेंगे। एक टेस्टिस में 3 कवरिंग होती हैं। जैसे टेस्टिकुलर कवरिंग जो है, सबसे पहले आउटर मोस्ट जो कवरिंग है वह टेस्टिकुलर आउटर मोस्ट कवरिंग है टेस्टिकुलर वेजाइनलिस। दूसरी जो कवरिंग है वह टेस्टिकुलर एल्ब्यूगिनिया और तीसरी जो कवरिंग है अंदर की वो जो टेस्टिकुलर या कहते हैं ट्यूनिका वेजाइनलिस कह सकते हैं, ट्यूनिका एल्ब्यूगिनिया और ट्यूनिका वेस्कुलेसा, ये 3 कवरिंग है। तो मैं टेस्टिस का यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ और उसके माध्यम से मैं उसको एक्सप्लेन करने का प्रयास करूँगा। यहाँ पर मैं ये आपको बता देना चाहता हूँ, जो टेस्टिस होती हैं ये ओवल होती हैं, जैसा मैंने अभी बताया। इनकी जो लेंथ है वह 4 to 5 सेंटीमीटर और इनकी जो चौड़ाई है वह लगभग 2 to 3 सेंटीमीटर होती है। ये ट्यूनिका एल्ब्यूगिनिया है
और इसके अंदर ट्यूनिका वेस्कुलोसा, जिसमें लूज कनेक्टिव टिश्यूज और ब्लड वेसल्स होती हैं, अधिक मात्रा में ब्लड वेसल्स होती हैं और लूज कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं। ये ट्यूनिका एल्ब्यूगिनिया अंदर की तरफ फोल्डेड हो जाती है और टेस्टिस के अंदर वाले भाग को, जो ग्लैंडुलर पोर्शन को, और यह लगभग 200 से 300 लोब्यूल में डिवाइड कर देती है। कैसे कर देती है देखिए, इस प्रकार से ये जो बने हुए हैं ये टेस्टिकुलर लोब्यूल्स हैं। और इनके अंदर ये ट्यूनिका एल्ब्यूगिनिया की इनग्रोथ से बने हुए हैं। ये जो टेस्टिकुलर लोब्यूल हैं ट्यूनिका एल्ब्यूगिनिया की इनग्रोथ से बने हुए हैं और प्रत्येक टेस्टिकुलर लोब्यूल में ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं, हाईली कॉइल्ड सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स हैं। ये एक डायग्रामेटिक फिगर के जरिए ये आपको बताने का मैं प्रयास कर रहा हूं। और ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स जो होती हैं, ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स, ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स पीछे की तरफ इनकी जो डक्ट हैं, ये एक ट्यूबुलर नेटवर्क है जिसे कहते हैं रेटी टेस्टिस। इस पार्ट को कहते हैं रेटी टेस्टिस। इस रेटी टेस्टिस से कुछ डक्ट निकलती हैं, जो एक हाईली कॉइल्ड ट्यूब्यूल पीछे की तरफ एपिडिडाइमिस है। इसको 3 भागों में बांटा जा सकता है, कैपट एपिडिडाइमिस, ये कॉर्पस एपिडिडाइमस और ये कॉडा एपिडिडाइमस। और अंत में ये वास डिफरेंस और ये वाली ट्यूब्स हैं, इन्हें वासा एफरेंसिया कहते हैं। तो इस प्रकार से मैंने आपके समक्ष ये टेस्टिस का एक डायग्रामेटिक स्ट्रक्चर या इंटरनल स्ट्रक्चर मैंने आपको यहाँ पर शो किया है। तो आप देख रहे हैं इंटरनल स्ट्रक्चर में, तो सबसे पहले ये टेस्टिकुलर कवरिंग है, तो जिसे आउटर कवरिंग ट्यूनिका वेजाइनलिस है। उसके बाद मिडिल है जो फाइब्रस
कवरिंग है। ये ट्यूनिका एल्ब्यूगिनिया है। ये ट्यूनिका एल्ब्यूगिनिया आप देख रहे हैं अंदर की तरफ ये इसमें इनग्रोथ करके, और इसको इनग्रोथ ऑफ ट्यूनिका एल्ब्यूगिनिया क्या करती है, इन्हें सेप्टा कहते हैं। ये जो सेप्टा, ये सेप्टा टेस्टिकुलर सेप्टा हैं, ये इसको लगभग 200-300 लोब्यूल्स में डिवाइड कर रहे हैं, और ये 200 से 300 जो 200-300 लोब्यूल्स हैं ये, और प्रत्येक लोब्यूल में 1 2 3 लगभग 1 से 3 जो है हाईली कॉइल्ड सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं। अब इन सेमनीफेरस ट्यूब्यूल को अगर हम सेक्शनल व्यू में देखें इन सेमनीफेरस ट्यूब्यूल को, तो इनमें जैसे हम इस टेस्टिस को हम टेस्टिस को देखिए एक सेक्शनल व्यू में देखते हैं, तो ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल हैं। इसमें इस तरह से ये दिखाई देंगी। तो यहाँ पर हमें 3-4 प्रकार की सेल्स दिखाई देती हैं, उनके बारे में जानना जरूरी है। तो सबसे पहली जो सेल्स है, जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स की जो लाइनिंग जो है, वह उस लाइनिंग में जो पाई जाने वाली जो सेल्स हैं उन्हें कहते हैं मेल जर्म सेल्स या स्पर्मेटोगोनिया। और ये स्पर्मेटोगोनिया स्पर्म का निर्माण करती हैं, इनमें मियोसिस होता है। तो यहाँ पर इनमें ये जो सेल्स हैं, इनकी जो लाइनिंग में सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स की जो जर्मिनल एपिथेलियम की जो सेल्स हैं, मेल जर्म सेल्स, इन्हें स्पर्मेटोगोनिया कहा जाता है। ये स्पर्मेटोगोनिया है। इस स्पर्मेटोगोनिया ये क्या करती हैं, स्पर्म का निर्माण करती हैं मियोसिस के द्वारा। ये स्पर्म, इस तरह से ये स्पर्म का निर्माण मियोसिस के द्वारा हो गया। स्पर्म ये स्पर्मेटोजोआ कह सकते हैं, ये स्पर्म्स। दूसरी सेल्स यहीं पर जो होती हैं ये सर्टोलाई सेल्स होती हैं। यहाँ पर दूसरे प्रकार की जो सेल्स होती हैं सर्टोलाई सेल्स। सर्टोलाई सेल्स के जो फंक्शंस हैं उनको बड़े इंपॉर्टेंट हैं, ये एग्जाम में आते हैं कई बार। तो सबसे पहली बात, ये नर्स सेल कहते हैं इनको, और दे प्रोवाइड नरिशमेंट टू डेवलपिंग स्पर्मेटोजोआ, तो इसलिए इनको दे आर ऑल्सो कॉल्ड नर्स सेल्स। एक दूसरा जो फंक्शन है इनका, ये ABP अर्थात एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन को ये सीक्रेट करती हैं। ABP जो स्पर्मेटोजेनेसिस में हेल्प करता है, ये जो प्रोटीन है। तीसरी बात, ये फैगोसाइटिक एक्शन के द्वारा फैगोसाइटाइज कर जाती हैं डेड और इंजर्ड सेल को। तो तीसरी बात हो गई फैगोसाइटिक। और चौथी बात इनमें जो क्या होती है कि ये इनहिबिन एंजाइम रिलीज करती हैं। एक फंक्शन और है इनका, इनहिबिन एंजाइम। तो ये इनहिबिन एंजाइम क्या करता है, FSH की एक्टिविटी को, FSH सीक्रीशन को सप्रेस करके, और जो स्पर्मेटोजेनेसिस के रेगुलेशन में हेल्प करता है। तो इस प्रकार से ये इसके फंक्शन हैं, इसके सर्टोलाई सेल्स के। इसके बाद ये वाला जो स्पेस है, इसको आप ध्यान से देखिएगा, ये वाला जो बीच में जो इसके स्पेस है, ये यहां पर जो सेल्स का समूह जो पाया जाता है, ये जो सेल्स का जो समूह पाया जाता है यहां पर बीच बीच में इनके, उन्हें इंटरस्टिशियल सेल्स या लेडी सेल्स भी कहते हैं। उनको इंटरस्टिशियल सेल्स या लेडी सेल्स भी कहते हैं। इनकी जो जैसे ये इंटरस्टिशियल सेल्स हैं, लेडी सेल्स हैं,
इनको जो स्टिमुलेट करते हैं, मतलब इनकी जो ग्रोथ होती है, यह ICSH जो हार्मोन होता है उससे, इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये गोल राउंडेड सेल्स होती हैं जो छोटे छोटे ग्रुप्स में, यहाँ पर आप देख रहे हैं स्मॉल राउंडेड सेल्स प्लेस्ड इन ग्रुप। इनका जो इम्पोर्टेंट फंक्शन है, ये सेक्स हार्मोन, मेल सेक्स हार्मोन जो टेस्टोस्टेरोन है, ये उसको प्रोड्यूस करती हैं। इंटरस्टिशियल सेल्स या लेडी सेल्स। और कुछ जो कनेक्टिव टिश्यूज, जो लूज कनेक्टिव टिश्यूज हैं, इनमें कुछ इम्यूनोलॉजिकली कॉम्पिटेंट सेल्स भी होती हैं जिन्हें लिम्फोइड सेल्स भी कहते हैं। ये लिम्फोइड सेल्स एक इम्यून रेस्पॉन्स देने का, जब कोई एप्रोप्रिएट एंटीजन आता है तो ये इम्यून रेस्पॉन्स देने का काम करती हैं। तो इसके बाद आपको दिखाई दे रहा है एक कैपिलरी, इसका जो ट्यूबुलर नेटवर्क, छोटी छोटी ट्यूब्यूल्स का एक नेटवर्क दिखाई दे रहा है। और ये वाला जिसे रेटी टेस्टिस कह रहे हैं, ये वाला जो ये वाला पार्ट है, तो एक छोटी छोटी ट्यूब्यूल्स का नेटवर्क रेटी टेस्टिस जिसे कह रहे हैं, तो इसमें सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स ओपन होती हैं। यह भाग क्या करता है, स्पर्म को सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से कलेक्ट करता है। तो आप देख रहे हैं स्पर्म का वे, आप देख रहे हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से, जैसे ये नहीं कहना सीधे वास डिफरेंस में चले जाती हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से पहले रेटी टेस्टिस में, रेटी टेस्टिस से पहले फिर वास एफरेंसिया में, और फिर एपिडाइमस में, और एपिडाइमस से तब ये इसमें वास डिफरेंस में, अगर ये सीक्वेंस आपको पूछा जाता है तो रेटी टेस्टिस से जो स्पर्म जो पास होती हैं, ये वास एफरेंसिया के द्वारा आप देख रहे हैं उसमें जो ये है एपिडिडाइमस। तो एपिडिडाइमस वाले भाग में, एपिडिडाइमस भी जो कैपट रीजन होता है, कैपट रीजन में, एपिडिडाइमस के जो कैपट रीजन में ये वास एफरेंसिया के द्वारा ये स्पर्म पहुंचते हैं। तो वास एफरेंसिया आप देख रहे हैं, ये लगभग 10 to 20 बहुत छोटी छोटी जो ट्यूब्यूल्स होती हैं जो स्पर्म को कलेक्ट करती हैं रेटी टेस्टिस से, और उसके बाद उन्हें ट्रांसफ़र कर देती हैं उसमें कैपट रीजन में। अब कैपट रीजन और कॉर्पस रीजन और ये कोडा रीजन, तो एक हाईली कॉइल्ड जो ट्यूब्यूल है, एपिडिडाइमस कह रहे हैं, जैसे ये यहाँ से यहाँ तक जो ये कॉइल ट्यूब्यूल है, इसको 3 भागों में बांटा जा सकता है, कैपट रीजन, कॉर्पस रीजन और ये कोडा रीजन पीछे वाला जो है, जहाँ से फिर ये वास डिफरेंस निकलती है। तो एक बार पुनः आप देख लीजिएगा कि ये 3 कवरिंग होती हैं टेस्टिस में। मैंने टेस्टिस को इसलिए इसको थोड़ा विस्तार से बताया है क्योंकि ज़्यादातर प्रश्न टेस्टिस से ही आते हैं। तो 3 कवरिंग होती हैं, आउटर जो है ट्यूनिका वेजाइनेलिस है, फिर ट्यूनिका एल्ब्यूगिनिया है, एल्ब्यूगिनिया की इनग्रोथ हो जाती है, बहुत सारी ये सेप्टा जो हैं इनग्रोथ ऑफ ट्यूनिका एल्ब्यूगिनिया, और ये जो चैम्बर्स बन जाते हैं इन्हें टेस्टिकुलर लोब्यूल्स कहते हैं। और ये टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं। और किस प्रकार से ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर स्पर्मेटोजोआ का निर्माण होता है, अर्थात मेल गैमीट का निर्माण स्पर्मेटोगोनिया से होता है। ये सेल्स इनकी ग्रोथ को जो प्रमोट करते हैं FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और ये लेडी सेल्स हैं जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन ये रिलीज करती हैं। और ये सर्टोलाई सेल्स का फंक्शन मैंने बताया, ये नर्व सेल भी कहलाती हैं क्योंकि ये दे नरिश टू डेवलपिंग, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, दे नरिश टू डेवलपिंग स्पर्मेटोजोआ। और एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन भी सीक्रेट करती हैं ये।
फैगोसाइटिक एक्शन और इनेबिन। तो इस प्रकार से ये टेस्टिस के स्ट्रक्चर के बारे में हमने आपके साथ चर्चा की। तो टेस्टिस में जो एपिडिडाइमस जो थी, एक लॉन्ग नैरो ट्यूब थी, ये मैंने बताया, और ये अत्यधिक कॉइल्ड है, 3 भागों में बटी हुई थी। एपिडिडाइमस का जो काम है वह स्पर्म को स्टोर कर लेना है और उनको नरिश करना है, जिससे कि वे अपने उनमें मोटिलिटी बनी रहे और वे अपने गंतव्य तक पहुंच जाएं और फर्टिलाइजेशन करने के लिए कैपेबल हों। तो इसके बाद वास डिफरेंस है। वास डिफरेंस जो आप देख रहे हैं, कॉडा एपिडिडाइमस से यह एराइज हो रही है और यह ऊपर की तरफ देखिएगा, इस तरह से ऊपर की तरफ, और ये जो ये डक्ट है, ये वाली जो यूरेटर है, इसके ऊपर इस तरह से एब्डोमिनल कैविटी में ये, और ये मैं पहले ही बता चुका हूँ, एब्डोमिनल कैविटी और स्क्रूटम एक इंगुनल कैनाल के द्वारा एसोसिएटेड होते हैं। कभी कभी इंगुनल कैनाल के जो टिश्यूज हैं वे टूट जाते हैं, डिस्टर्ब हो जाते हैं, और जो विसरल ऑर्गन से कुछ पार्ट टेस्टिस की तरफ डिसेंड हो जाते हैं, और इसे इंगुनल हर्निया कहते हैं। इस कंडीशन को इंगुनल हर्निया कहते हैं, अगर वो लिगामेंट्स टूट जाते हैं इंगुनल कैनाल वाले। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये वास डिफरेंस है, जो टेस्टिस के बाद जो नंबर 2 है, वास डिफरेंस। तो वास डिफरेंस कॉडा एपिडिडाइमस से निकलकर और स्पर्मेटिक कोड में एंटर करके और एब्डोमिनल कैविटी में पहुंच गई है, देखिएगा, और इंगुनल कैनाल से पास होकर और कहाँ, पेल्विस रीजन में पहुंच चुकी है। और पेल्विस रीजन में यह कहाँ ज्वाइन हो गई है, इस सेमाइनल वेसाइकल से। ये सेमाइनल वेसाइकल है, ये वाली, और सेमाइनल वेसाइकल से ये जुड़कर और अब एक एजिकुलेटरी डक्ट कहलाने लगी है। इधर सेमाइनल वेसाइकल, ये सेमाइनल वेसाइकल अभी मैं बताऊंगा, ये एसेसरी ग्लैंड्स हैं, मेल की जो एसेसरी ग्लैंड्स कहलाती हैं। तो इस प्रकार से देखिए एजिकुलेटरी डक्ट का निर्माण कर लिया है। अब इसी प्रकार से दोनों तरफ की जो एजिकुलेटरी डक्ट हैं, ये यहाँ पर एक कॉमन डक्ट बना रही हैं, अर्थात जो इससे यूरिनरी ब्लैडर से आने वाला जो यूरेथ्रा है उसमें मिल गई हैं। तो आप देखेंगे कि जो वास डिफरेंस से होकर तो ये सीमन आ रहा है, एजिकुलेटरी डक्ट में तो सीमन आ रहा है, क्योंकि सेमाइनल वेसाइकल का भी सिक्रीशन मिल गया ना, अब इसे सीमन कहते हैं। तो ये तो सीमन आ रहा है, अर्थात स्पर्म प्लस सिक्रीशन ऑफ सेमाइनल वेसाइकल, और यहाँ पर यूराइन भी पास होता है इसमें से। तो देयर इज ओनली वे, एक ही रास्ता है टू पास आउट द यूराइन एज वेल एज सीमन, ह्यूमन के मेल में। और यहाँ पर अब मैं बताता हूँ इसके बाद जो ग्लैंड हैं, मेल की जो एसेसरी ग्लैंड हैं, जो रिप्रोडक्शन से संबंधित, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से संबंधित जो मेल की जो ग्लैंड हैं, तो 3 ग्लैंड हैं, देखिए यहाँ पर। एक तो सेमाइनल वेसाइकल है, और एक प्रोस्टेट ग्लैंड है, और एक बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड या कॉपर्स ग्लैंड जिसे कह रहे हैं। तो सबसे पहले मैं सेमाइनल वेसाइकल को बताऊंगा। एसेसरी ग्लैंड्स, सेमाइनल वेसाइकल है एक तो, और दूसरा है ये प्रोस्टेट ग्लैंड, और तीसरी है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड या कोपर्स ग्लैंड।
तो इन तीनों ग्लैंड के बारे में देखिएगा। ये जो स्पर्म आते हैं, स्पर्म के साथ सेमाइनल वेसाइकल का जो सीक्रीशन भी मिलता है। और ये समझ लीजिए कि जो अबाउट 70% जो सीमन का जो बल्क ऑफ जो सीमन होता है, वह इस बल्क ऑफ सीक्रीशन जो होता है वह सेमाइनल वेसाइकल का ही होता है। इस सेमाइनल वेसाइकल के सीक्रीशन में क्या होता है, क्या क्या होता है? साइट्रेट होता है, कैल्शियम, फ्रक्टोज, और एक एंजाइम भी होता है, उसे कहते हैं हाइलुरोनिडेज एंजाइम कहते हैं, और उस एक हार्मोन जो प्रोस्टाग्लैंडिन भी होता है। तो इस प्रकार से लगभग जो टोटल जो सीक्रीशन है सीमन का, बल्क ऑफ जो सीमन है उसका 70% जो भाग बनता है इसी ग्लैंड से बनता है। यह जो ग्लैंड स्थित होती है यह बिहाइंड द नेक ऑफ ब्लैडर, ये यूरिनरी ब्लैडर की जो नेक है उसके नीचे ये यहाँ पर स्थित होती है सेमाइनल वेसाइकल। तो इस प्रकार से अब दूसरी ग्लैंड आप देखिएगा जो ठीक यूरिनरी ब्लैडर के नीचे स्थित होती है और यूरेथ्रा को सराउंड करती हुई, यूरेथ्रा को सराउंड करती हुई एक ग्लैंड दिखाई दे रही है आपको, ये प्रोस्टेट ग्लैंड। तो ये तो थी सेमाइनल वेसाइकल और ये प्रोस्टेट ग्लैंड। तो प्रोस्टेट ग्लैंड ये अकर्स बिलो द ब्लैडर एंड सराउंडिंग द यूरेथ्रा, और लगभग यह भी जो सीमन का 20% वॉल्यूम जो है ये निर्माण करती है। और यह इसका जो सीक्रीशन होता है वह एसिडिक होता है, एसिडिक इन नेचर, एसिडिक सीक्रीशन यह करती है। और ये जो ग्लैंड हैं इन सभी का मिक्सचर होता है जो सीमन जिसे कह रहे हैं। और इसके बाद जो तीसरी ग्लैंड है जिसे बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड या कोपर्स ग्लैंड कह रहे हैं, ये तीसरी ग्लैंड है। तो यह ग्लैंड जो प्रोस्टेट ग्लैंड के ठीक नीचे स्थित होती है और इससे जो इस ग्लैंड से म्यूकस सीक्रेट होता है और उस म्यूकस की जो नेचर होती है और वह एल्केलाइन होती है। एल्केलाइन नेचर जो म्यूकस की होती है यह यूरेथ्रा की वाल को प्रोटेक्ट करता है। तो यूरेथ्रा की वाल को प्रोटेक्ट करके और इस प्रकार से जो सीमन का आसानी से एजिकुलेशन हो जाए, आसानी से पास हो जाए और यूरेथ्रा की वाल प्रोटेक्ट रहें, और जो उसका रिमेन्स है यूराइन जो होता है उसमें एसिड होता है, यूरिक एसिड वगैरह, तो जो उसकी जो एसिडिक रिमेन है यूराइन के जो, और वो अगर वो यूरेथ्रा में रह गए हैं तो उनको न्यूट्रलाइज करके ये ग्लैंड का जो म्यूकस है, जो एल्केलाइन नेचर का जो म्यूकस है, यह जो एसिडिक रिमेन्स हैं यूराइन के, जो उसकी वाल को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, यूरेथ्रा इसकी वाल को नष्ट कर सकते हैं, यूरेथ्रा की वाल को हार्म कर सकते हैं, तो यह म्यूकस है इसकी वाल की रक्षा करता है। एल्केलाइन होता है तो इस प्रकार से वो एसिडिक जो यूराइन रिमेन्स को न्यूट्रल कर देता है। तो ये ग्लैंड्स हो गई जो मेल एसेसरी ग्लैंड्स जिनको कहा जा रहा है। इसके बाद ये एसेसरी ग्लैंड हो गई। इसके बाद अगला पार्ट है यूरेथ्रा। तो नंबर 3 ये एसेसरी ग्लैंड थी। नंबर 4 में ले रहा हूं यूरेथ्रा। यूरेथ्रा को जैसा आप देख रहे हैं, यूरेथ्रा को 3 भागों में डिवाइड किया है। एक प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा,
और एक मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा और एक पेनाइल यूरेथ्रा। यहां पर 3 भागों में देखिएगा इसको डिवाइड किया है यूरेथ्रा को। तो यूरेथ्रा ये डक्ट है जो सीधी सीधी आप देख रहे हैं यूराइनरी ब्लैडर से होकर और बाहर की तरफ खुलती है। तो एक लंबी ट्यूब, लगभग 20 सेंटीमीटर लंबी ये ट्यूब होती है, और जैसा मैंने बताया इट इज कॉमन पाथवे फॉर द फ्लो ऑफ यूराइन एज वेल एज सीमन। तो जैसा मैंने कहा प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा ये सबसे ऊपर वाला भाग है यूरेथ्रा का, जो यूराइनरी ब्लैडर की नेक से एराइज होता है। नेक के ठीक नीचे प्रोस्टेट ग्लैंड के पास, और इसमें केवल इस भाग, ये यहां से यहां तक का पार्ट, मैं एक एरो बना रहा हूं, यहां से यहां तक का जो पार्ट है यह प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा होता है। अब इसमें जो ये मिल चुकी है एजिकुलेटरी डक्ट भी मिल चुकी हैं। तो ये जो मिडिल पार्ट है जो प्रोस्टेट के नीचे, और जो 3 डक्ट कौन कौन सी, एक तो एजिकुलेटरी डक्ट की ओपनिंग, और एक प्रोस्टेट ग्लैंड की डक्ट की ओपनिंग, और एक तीसरी बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड की ओपनिंग। इन 3 डक्ट हैं जो, तो प्रोस्टेट ग्लैंड की ओपनिंग, और एक ये वाली ओपनिंग प्रोस्टेट ग्लैंड की ओपनिंग, और एक कोपर्स ग्लैंड की ओपनिंग। इन तीनों ओपनिंग, ये तीनों ओपनिंग इसमें खुलती हैं, और ये जो मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा है ये दोनों को ही, अर्थात सीमन को और यूराइन को, दोनों को ही ले जाने का कार्य करता है। तीसरा है पेनाइल यूरेथ्रा, जो पेनिस के थ्रू होकर पास हो रहा है और आउटसाइड खुल रहा है। तो इसे, ये जो बाहर की तरफ जो खुल रहा है ये यूरिनोजेनाइटल पोर है, जो बाहर की तरफ खुल रहा है। तो इसे पेनाइल यूरेथ्रा कहते हैं। तो ये इंटरनल ऑर्गन्स जो मैंने बताए, अब यहाँ पर एक थोड़ी सी चर्चा इसकी भी कर लेते हैं, जो एक्सटर्नल जेनिटेलिया या फिर पेनिस जिसे कहते हैं। 5वां जो पार्ट मैं बता रहा हूं अब, एक्सटर्नल जेनिटेलिया और पेनिस। तो वैसे स्टूडेंट्स, जो मैंने पहले भी कहा था, टेस्टिस में से ज़्यादा प्रश्न आते हैं आपके एग्जाम में भी, कंपटीशन एग्जाम में भी, इसलिए मैंने टेस्टिस की विस्तार से चर्चा की है। तो एक्सटर्नल जेनिटेलिया ये विशेष प्रकार के इरेक्टाइल टिश्यूज का बना होता है जो पेनिस होता है, और ये इरेक्टाइल टिश्यूज पेनिस के इरेक्शन में हेल्प करते हैं, और इस प्रकार से पेनिस इज एबल टू deposit the semen into female genital tract by means of erection. If the penis is unable to erect, it is called impotence. ऐसे impotence कहते हैं इस कंडीशन को। पेनिस का जो enlarged end होता है, ये जो बड़ा एंड होता है enlarged end, इसे ग्लांस पेनिस कहते हैं। तो enlarged end of penis, और ये लूज स्किन फोल्ड से जो कवर्ड रहता है, और ये लूज स्किन है इसे प्रीप्यूज कहते हैं, प्रीप्यूज। और ये ग्लांस पेनिस कहलाता है, ग्लांस पेनिस, जिस पर लूज स्किन के फोल्ड होते हैं। तो प्रीप्यूज, कुछ लोगों में ये प्रीप्यूज को रिमूव कर दिया जाता है, और रिमूवल ऑफ प्रीप्यूज या लूज फोल्ड ऑफ फोरस्किन, ये फोरस्किन को रिमूव कर दिया जाता है, और इसको कहते हैं सर्कमसीजन, मतलब टू रिमूव द प्रीप्यूज, प्रीप्यूज को रिमूव कर देना, इसे सर्कमसीजन कहते हैं। तो इस प्रकार से हमने आपके साथ
सारे ऑर्गन्स की, टेस्टिस की विस्तार से चर्चा की। उसके बाद वास डिफरेंस टेस्टिस से निकलने वाली जो डक्ट है, और फिर एसेसरी ग्लैंड्स, 3 एसेसरी ग्लैंड्स हैं, और चौथा यूरेथ्रा, 3 भाग होते हैं, और उसके बाद 5वां एक्सटर्नल जेनेटेलिया या पेनिस। तो इस प्रकार से मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का हमने इस वीडियो में अध्ययन किया। अगले वीडियो में हम ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे।